हाय गाइस, वेलकम टू देवराजन दयाल चैनल। चलिए आज बात करते हैं डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ना, उसमें से जो भी मेंबर है उसका डिसक्वालिफिकेशन के बारे में डिटेल से डिस्कस करते हैं। द डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन इंडिया इज गवर्न बाय द वेरियस प्रोविजन। बहुत सारे प्रोविजन है इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे संविधान में बहुत सारे प्रोविजन है। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 एंड अदर द रिलेवेंट बाय द लॉ, जो कि हम एक एक करके डिटेल से डिस्कस करते हैं। पहला तो बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के बारे में, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है ना, आर्टिकल 102 के अंदर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो भी हमारे संविधान है ना, उसके आर्टिकल 102 के अंदर वो डिटेल से दिया गया है कि किस किस बेसिस पर आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। दिस आर्टिकल आउटलाइन द ग्राउंड फॉर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एन ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आइदर द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में किस किस बेसिस पर वो दिया गया है, आप डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। पहला तो है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। मान लीजिए कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तो वो मतलब या तो सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ले रहा है या तो स्टेट गवर्नमेंट में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ले रहा है। मतलब उसका एम्प्लॉयमेंट है मतलब स्टेट गवर्नमेंट में या सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उसमें आप उसको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। एज एन एम पी डिस्क्वालीफाई इफ द they hold any office of profit under the government of India and the state other the office declared by the parliament of the law and disqualify the holder। उसके बाद जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ना, और अगर वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का वो लाभ ले रहा है तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, ठीक है। अब दूसरा का है कि अनसाउंड माइंड है। अनसाउंड माइंड मतलब होता है ना कि वो पागल हो गया है, ठीक है, मतलब वो कुछ सुन नहीं रहा है, कुछ समझ नहीं रहा है, उस बेसिस पर भी उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। और तीसरा का है कि अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट होता है ना, जैसे कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज डिस्क्वालीफाइड डिक्लेयर अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट बाय द कॉम्पिटेंट ऑन द कोर्ट। जैसे कोर्ट के द्वारा ना उसको मतलब मेंटली अनडिस्चार्ज घोषित किया जा चुका है। वो मतलब कि हाँ कि उसका कोई जो कुछ भी मतलब पागल टाइप के हो रहा है, अनडिस्चार्ज है वो, मतलब जो वर्क करने के लायक नहीं है, वो पार्लियामेंट में काम करने के लायक नहीं है, तो उसको कोर्ट के द्वारा अनडिस्चार्ज घोषित किया जा चुका है ना, तो उस बेसिस पर भी आप उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। अब बात करते हैं चौथा कि सिटीजन से। मान लीजिए एन पार्लियामेंट इज ए डिस्क्वालीफाई इफ दे आर द नॉट सिटीजन्स ऑफ इंडिया। जैसे मान लीजिए कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ठीक है, वो वॉलेंट्री इंडिया के सिटीजनशिप लिया है, तो उस बेसिस पर उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, को वॉलेंट्री एक्वायर, क्योंकि वो मतलब अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना है के लिए आपको परमानेंट इंडिया के सिटीजनशिप लेना पड़ेगा। ये नहीं कि आप वॉलेंट्री आप इंडिया के सिटीजनशिप ले लिए और पार्लियामेंट में चले गए, तो अगर ऐसे करेंगे तो उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। एंड अदर डिस्क्वालिफिकेशन any disqualification prescribed by or the under the law made by the पार्लियामेंट, जो भी लॉ बना गया है ना पार्लियामेंट के द्वारा, उसके द्वारा भी मतलब डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951, इसके अंतर्गत भी आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। जैसे कि कन्विक्शन फॉर सर्टेन ऑफेंस। मान लीजिए कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ठीक है, उसको 2 बरस से ज़्यादा उसका उम्र मतलब सज़ा मिल गया है, उम्र का मतलब 2 बरस या 2 बरस से ज़्यादा उसको जेल में रहने की सज़ा मिल गया है, ठीक है कि, तो उस लेवल अगर वो जेल में रहने की सज़ा मिल गया, अगर 2 बरस से वो ज़्यादा जेल में काट लिया है, तो वो उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। अगर वही मान लीजिए कि कोई कोर्ट मतलब उसको सज़ा दे दिया है 2 बरस का, मतलब सबऑर्डिनेट कोर्ट 2 बरस का सज़ा दे दिया, ठीक है, अब वो सज़ा अगर मतलब हाई कोर्ट अगर रोक देगा, उस पर सज़ा पर स्टे लगा दिया, तब उसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता। जैसे राहुल गांधी का किया गया है, गुजरात के कोर्ट में 2 बरस की सज़ा लगा दिया था उस वर्ष पर, उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, पर बाद में जाके हाई कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया, तो उसके बाद वो उसको फिर रिजॉल्व कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में मतलब हाई कोर्ट ने स्टे लगाया था, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया, जो उसके बाद उसको मतलब फिर से रिज्यूम कर दिया गया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, उसको दे दिया गया। अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का डिस्क्वालीफाई या 2 वर्ष से सजा होना चाहिए या 2 वर्ष से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि मतलब सेकंड क्या है, करप्शन प्रैक्टिस। मान लीजिए कि
मान लीजिए कि एन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फाउंड द गिल्टी। मान लीजिए कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ठीक है, वो गिल्टी फाउंड मतलब गिल्टी पाया गया कि हाँ भाई ये करप्शन में लिप्त, मतलब करप्शन में था, तो उसके बेसिस पर भी आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को डिस्क्वालीफाई कर देते हैं, मतलब उसका मेंबरशिप रद्द कर दिया जाता है। अब बात करते हैं कि तीसरा है कि फेलियर ऑफ द लॉर्डेज अकाउंट ऑफ द इलेक्शन। मान लीजिए कि आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, ठीक है, कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ रहा है, तो उसमें अपना डिटेल्स दिया जाता है कि आपका कितना प्रॉपर्टी है, कितना इनकम है, कितना बैलेंस है, कुछ भी। अगर उसमें आप गलत दिए रहते हो तो उसमें गलत दिए हैं तो उसमें उस बेसिस पर भी आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का मेंबरशिप डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। अब चौथा है कि डिसमिसल ऑफ द फॉर द करप्शन डिसलॉयलिटी। मान लीजिए कि जैसे कोई गवर्नमेंट का थी, जैसे कि इफ ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डिस्क्वालीफाई द डिसमिस फ्रॉम द गवर्नमेंट सर्विस, ठीक है, गवर्नमेंट सर्विस एंड द करप्टेड द लॉयलिटी डिसलॉयलिटी ऑफ द स्टेट। मान लीजिए कि वो जैसे जैसे इंडिया के प्रति वो मतलब लॉयल नहीं है, इंडिया के प्रति वो ईमानदार नहीं है, ठीक है, लॉयलिटी नहीं है, वो इंडिया के मतलब वो अपना कुछ चीज़ जो पर्सनल जो कॉन्फिडेंशियल चीज़ किसी और को दे रहा है, मतलब किसी और मतलब कंट्री को दे रहा है, इंडिया के प्रति वो ईमानदार नहीं, डिसलॉयलिटी नहीं है, तो उस बेसिस पर भी वो मतलब डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि जैसे कि बात करते हैं डिफेक्शन में, जैसे कि ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज डिस्क्वालीफाई इफ द डिफेक्ट फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टी हु इज द टिकट दे वी आर इलेक्टेड एज द पर 10th शेड्यूल, जो कि 10th शेड्यूल है उसके थ्रू इलेक्टेड किया, उसके बेसिस पर भी डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, जो कि एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब बात करते हैं 10th शेड्यूल होता है जो कि एंटी डिफेक्शन लॉ होता है, उसके बाद 10th शेड्यूल added to the constitutional by 10th schedule added to the constitution by the 52nd amendment। जो भी 52 संविधान का संशोधन हुआ था ना, उस घर जो 1985 में उस घर एडेड किया गया था, द डील विथ डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ द डिफेक्शन, जो कि मतलब ये थी कुछ बेसिस से दिया गया, जैसे वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन। मान लीजिए आप वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन किए हैं, ठीक है, ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज डिस्क्वालीफाई इफ दे आर द वॉलेंट्री गिव ऑफ द मेंबरशिप ऑफ द दे आर द पॉलिटिकल पार्टी। मतलब वो अपने मतलब वॉलेंट्री अपना पॉलिटिकल मतलब थी मेंबरशिप पॉलिटिकल पार्टी को दे रहा है, ठीक है, कि हाँ कि आप मतलब मेरा उम्र हो गया, मतलब जैसे नहीं होता कि किसी का उम्र हो गया कि भाई अब मुझे काम मतलब इलेक्शन नहीं लड़ना है, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का नहीं है, क्योंकि मुझे उम्र हो गया, मुझे कुछ हेल्थ इशू है, तो वॉलेंट्री दे सकता है। अब बात करते हैं वोटिंग अगेंस्ट द पार्टी डिसीजन। मान लीजिए कोई जैसे बीजेपी कोई पार्टी हो गया, ठीक है, तो पार्टी एक अपना लॉ लाता है, ठीक है, अब अगर लॉ के अगेंस्ट में आप वोट दीजिएगा ना, तब उस समय भी आपका मेंबरशिप डिस्क्वालीफाई हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं इंडिपेंडेंट मेंबर, जैसे कि एन इंडिपेंडेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज डिस्क्वालीफाई इफ दे आर द ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर द इलेक्शन। मान लीजिए कोई इंडिपेंडेंट है, ठीक है, इंडिपेंडेंट पार्टी है, जैसे कि मान लीजिए जैसे पवन सिंह थे, चाहे पप्पू यादव है, तो ये इंडिपेंडेंट पार्टी है, ठीक है। अब मान लीजिए इंडिपेंडेंट लड़े हैं इलेक्शन, ठीक है, आप जीत गए हैं, तो आप इंडिपेंडेंट लड़े हैं ना, तो ये नहीं कि आप पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लीजिएगा, आप पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट दे सकते हैं पर ज्वाइन नहीं कर सकते। अगर ज्वाइन कीजिएगा तो आपका मेंबरशिप डिस्क्वालीफाई हो सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं नॉमिनेटेड मेंबर। ए नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज डिस्क्वालीफाई इफ दे आर द ज्वाइंड एनी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द 6 month फ्रॉम द डेट ऑफ द नॉमिनेशन। मान लीजिए जिस दिन से आपका नॉमिनेशन हुआ, ठीक है, उस दिन के 6 month बाद अगर आप कोई पार्टी ज्वाइन करते हो, आपको उसमें भी आपका मेंबरशिप डिस्क्वालीफाई हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं डिसीजन मेकिंग बाय द अथॉरिटी। डिसीजन मेकिंग ये अथॉरिटी जैसे कि होता है प्रेसिडेंट होता है, प्रेसाइडिंग ऑफिसर हो गया, जैसे लोकसभा स्पीकर हो गया, ठीक है, ये लोग भी डिसीजन होते हैं। प्रेसिडेंट पर द डिसीजन रिगार्डिंग द disqualification for the holding and the office of profit unsound mind undischarged insolvent on non-citizenship is made by the president based on the advice of the election commission। मान लीजिए कि प्रेसिडेंट किस बेसिस पर आपको हटा सकता है, आपको प्रेसिडेंट बोले मतलब इलेक्शन कमीशन बोलेगा कि हाँ इस बेसिस पर प्रेसिडेंट को देगा कि हाँ इस बेसिस पर आप हटा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का लाभ उठा रहे हैं, ठीक है, आप अनसाउंड माइंडेड है, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, आप नॉन सिटीजनशिप है, तो इस बेसिस पर जो इलेक्शन कमीशन होगा ना वो प्रेसिडेंट को रिपोर्ट सौंपेगा और प्रेसिडेंट आपका मेंबरशिप डिस्क्वालीफाई कर देगा। अब प्रेसाइडिंग ऑफिसर
आंसर क्या है, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, जो भी लोकसभा के स्पीकर है ना और चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, डिसीजन डिसाइडेड बाय द डिस्क्वालिफिकेशन अंडर द 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ। मतलब 10वीं सूची में 10th शेड्यूल के अंदर मतलब लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा के चेयरमैन ये डिसाइड करते हैं कि आपका डिस्क्वालिफिकेशन करना है कि नहीं करना है। रिसेंट ट्रेंड क्या है इन केस से, देयर हैव बीन द सेवरल नोटेबल केस द डिस्क्वालिफिकेशन स्पेशली द रिलेटेड टू द क्रिमिनल एंड कन्विक्शन एंटी डिफेक्शन लॉ। जो भी क्रिमिनल एंड कन्विक्शन एंटी डिफेक्शन लॉ है ना, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज द ऑल्सो प्ले द सिग्निफिकेंट रोल ऑफ द इंटरप्रेटिंग एंड द इन्फोर्सिंग द दीज प्रोविजन, जो कि सारे प्रोविजन लागू करता है। ठीक है, जो आज पढ़ते हैं, आज हम डिटेल से डिस्कस